हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग इस वीडियो में कंपोजिशन ऑफ वेक्टर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया, वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया, कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया जो हम लोग वेक्टर्स में यूज करते हैं। और आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर या फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो, जब आप कोई स्केलर क्वांटिटी यूज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बैग है, उस बैग के अंदर तीन चार चीजें हैं, जैसे बुक्स हो गई, कॉपीज हो गई, लंच बॉक्स हो गया, पेंसिल बॉक्स है, वाटर बॉटल है। इन सबका अपना मास है, क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है और उसको हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा से ऐड करते हैं, जैसे हम एडिशन करते हैं। एक क्वांटिटी को ऐड किया, दूसरे को ऐड किया, तीसरे को ऐड किया, पूरे को सबको ऐड करके और हम एक वैल्यू बता देते हैं। तो हमने कहा कि इस बैग के अंदर टोटल मास कितना है, तो आपने बुक का मास ऐड किया, कॉपी का मास ऐड किया, बॉटल का मास ऐड कर दिया और आपने बता दिया कि इस बैग का टोटल मास कितना है। वो किया कैसे आपने? ऑर्डिनरी अलजेब्रा से किया। और ऑर्डिनरी अलजेब्रा आप कैसे क्यों यूज किए? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी ऑर्डिनरी अलजेब्रा से सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब हम वेक्टर्स को हमको ऐड करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक बॉक्स है जो कि एक सरफेस पे रखा हुआ है, ये एक सरफेस है, इस पे ये बॉक्स रखा हुआ है। एक आदमी ने इस पे फोर्स इधर लगाया, F1 लगाया जो 10 न्यूटन का था। एक आदमी ने इसको इधर से पकड़ के इधर की साइड फोर्स लगाया, F2, ये 30 न्यूटन का था। तो अब आप यहां पे ऑर्डिनरी अलजेब्रा नहीं ऐड करोगे कि 30 और प्लस 10 कर दिया, आपने कहा 40 न्यूटन टोटल इस पे फोर्स लग रहा है, नहीं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको हमको ऐड करने के लिए कुछ लॉज की जरूरत पड़ेगी। आज हम इस वीडियो में उन लॉज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो और लॉज को डिस्कस करते हैं। हमारे यहां वेक्टर्स को ऐड करने के तीन लॉ हैं। पहला लॉ जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा हमारा लॉ क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और थर्ड है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा ये तीन लॉ हैं वेक्टर एडिशन के, मतलब वेक्टर को ऐड करने के तीन लॉज दे रखे हैं। एक ट्रायंगल लॉ है, एक पैरेललोग्राम लॉ है और एक पॉलीगन लॉ है। देखो ट्रायंगल लॉ में हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। कितने वेक्टर्स को बेटा? सिर्फ 2 वेक्टर्स को। पैरेललोग्राम में भी हम लोग सिर्फ 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं। पॉलीगन लॉ में मोर देन 2 वेक्टर्स को जब हमको ऐड करना हो तो हम लोग बेटा कौन सा लॉ यूज करते हैं? पॉलीगन लॉ यूज करते हैं। अब आइए एक एक करके समझते हैं कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है और पॉलीगन लॉ क्या होता है। चलिए सबसे पहले बेटा हम लोग समझने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा रोल जो प्ले करेगा वो बेटा इसकी डेफिनेशन रोल प्ले करेगी। तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ट्रायंगल लॉ देखिए, आप सभी को पता है कि ट्रायंगल का फिगर कैसे बनता है। ये बना ट्रायंगल, बहुत ध्यान से पहले ट्रायंगल को समझ लीजिए। ये है ट्रायंगल, इसको हम कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल की 3 साइड होती है। कितनी साइड होती है? 3 साइड, ए बी। इसको ABC ना मान के XYZ मान लो।
एक्स वाई जेड। ये ट्रायंगल की फर्स्ट साइड है, ये ट्रायंगल की सेकंड साइड है, ये ट्रायंगल की थर्ड साइड। ट्रायंगल की 3 साइड होती है। हम लोग इसमें इन्हीं साइड्स का जिक्र करने वाले हैं। और एक वर्ड यूज होगा, एक टर्म यूज होगा, सेम ऑर्डर क्या होता है, अपोजिट ऑर्डर क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता सेम ऑर्डर क्या होता है, अपोजिट ऑर्डर क्या होता है, क्लास 11 का मोशन इन अ प्लेन का इससे पहले वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वहां पे हम लोगों ने टर्म्स यूज कर रखे हैं। टॉपिक का नाम है टर्म्स यूज फॉर वेक्टर्स। वहां जाके आप देखिए सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर क्या होता है। अब ध्यान से समझिएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स, सपोज करो आपके पास दो वेक्टर दिए गए हैं, ए वेक्टर है एक और बी वेक्टर है। ये दो वेक्टर आपको दिए गए हैं और इनको आपको ऐड करना है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम कैसे इसको ऐड करेंगे। ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि अगर ये दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किए जाएं, अगर ये दो वेक्टर्स, बहुत ध्यान से समझना, ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करें सेम ऑर्डर में। कैसे ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में। बेटा ये ए वेक्टर हो गया, ठीक, ये कौन सा वेक्टर हो गया, इसको हमने बी वेक्टर मान लिया। कौन सा वेक्टर मान लिया बेटा, बी वेक्टर। देखो सेम ऑर्डर में है कि नहीं। कोई दो वेक्टर सेम ऑर्डर में कब होते हैं, जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से टच करे तो ये कहा जाता है दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है। तो देखो ये पहली साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई। तो ध्यान से समझो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करें, देखो ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, बहुत ध्यान से समझना। अगर कोई दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा अपोजिट ऑर्डर में। किस ऑर्डर में बेटा, अपोजिट ऑर्डर में। देखो अपोजिट ऑर्डर, दो वेक्टर्स अपोजिट ऑर्डर में कब होते हैं, जब उनकी टेल या उनका हेड आपस में टच करे तो हम कह देते हैं कि दो वेक्टर्स किसमें है, अपोजिट ऑर्डर में। तो देखो वेक्टर एडिशन क्या कहता है, वेक्टर एडिशन कहता है, ट्रायंगल लॉ का वेक्टर एडिशन कहता है कि दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर ये ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन। तो ये जो आर वेक्टर है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल। मेरी बात समझ में आ रही, बोलो हाँ यार, कोई कंफ्यूजन। अच्छा अब हम जो इसमें इसका फॉर्मूला निकालेंगे, इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, उसको ध्यान से समझते हैं। चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, इनकी नेमिंग कर दो बेटा, इनकी नेमिंग इस तरह कर दो। इसको आपने नाम दिया x नाम दे दिया, यहाँ पे इसको आपने नेम कर दिया y, इसको नेम कर दिया z। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। क्या ड्रॉ कर रहे हो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, ऐसे कर दिया आपने। ये परपेंडिकुलर इधर लाइन एक्सटेंड की और एक लाइन ये एक्सटेंड कर दी, इसको पॉइंट O बोल दिया। क्या बोल दिया, पॉइंट O बोल दिया। चलिए ये जो है लाइन वो इस लाइन से एंगल थीटा बना रही है। कितना बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक। और जो आपका रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर से बीटा डिग्री बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। अब थोड़ी देर के लिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस फिगर को। यहां पे जो एक्स जेड है, क्या है, एक्स जेड। ये एक्स जेड की जो वैल्यू है उसको हमने ए मान लिया। क्या मान लिया, ए, मैग्नीट्यूड ले रहा है। ये वेक्टर लगा हुआ है, हम क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो वाई जेड की वैल्यू है, क्या है बेटा, वाई जेड की वैल्यू है वो कितनी है, बी। कितनी है, बी। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ट्रायंगल लूं वाई जेड ओ, इन ट्रायंगल वाई जेड ओ, ये एंगल थीटा है, ये हाइपोटेनस है,
यानी वाई जेड हाइपोटेनस है, वाई ओ परपेंडिकुलर है और जेड ओ बेस है। क्या है बेटा? बेस है। और आपको वाई जेड यानी हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है पता है। तो अगर मुझे बेस निकालना हो तो मैं क्या यूज करूंगा? कॉस थीटा। क्या यूज करूंगा? तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है? जेड ओ है। कितनी है? जेड ओ, ये आपको निकालनी है। और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? बी है। तो जेड ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? बी कॉस थीटा हो जाएगी। बोलो भाई ना? ठीक। अब इसी ट्राइंगल में जरा परपेंडिकुलर यानी वाई ओ की वैल्यू भी निकाल लो। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे बेटा? साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? वाई ओ, जो कि आपको निकालना है। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? बी। तो वाई ओ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? बी साइन थीटा आ गया। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब ये पूरा ट्रायंगल देखो, वाई एक्स ओ। कौन सा ट्रायंगल बेटा आपको देखना है? वाई एक्स ओ। इन ट्रायंगल वाई एक्स ओ में एक्स वाई की वैल्यू क्या है? एक्स वाई की वैल्यू है आर, जो आपको निकालना है। वाई ओ की वैल्यू कितनी है? ये है वाई ओ की वैल्यू आपने निकाली है बी साइन थीटा निकालनी है। वेरी गुड। एक्स ओ की वैल्यू बेटा, एक्स ओ की वैल्यू देखो, एक्स जेड प्लस जेड ओ होगा कि नहीं? वेरी गुड। एक्स जेड की वैल्यू कितनी है? ए है। प्लस जेड ओ की वैल्यू कितनी है? बी कॉस थीटा है। बोलो है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जहां पे देखो 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है कि नहीं? हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? आर। आर का स्क्वायर परपेंडिकुलर वाई ओ की वैल्यू है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बेस एक्स ओ की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस इसका पूरे के स्क्वायर, तो बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। बोलो है ये बी स्क्वायर साइन थीटा, बी स्क्वायर cos थीटा, इसको एक साथ लिख दो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ए स्क्वायर पहले लिख दिया प्लस आ गया बी स्क्वायर, अच्छा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर कॉमन कर लो तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो भाई ठीक। अब यहां से अगर स्क्वायर हटेगा तो वैल्यू क्या आएगी? आर इज इक्वल टू यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये क्या आया बेटा? ये रिजल्टेंट आया। क्या आया? रिजल्टेंट आया। बहुत ध्यान से समझना इसको आपने। ये किसका रिजल्टेंट आया? जब दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर जब सेम ऑर्डर पे एक्ट हो रहे थे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट ये आर वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड इतना आया। मेरी बात समझ में आई? ये क्या आया? मैग्नीट्यूड आया। अच्छा, आर वेक्टर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकल आया। क्या निकल आया? मैग्नीट्यूड निकल आया। मैं यहां लिख देता हूं, देखो ये जो आपने देखा, ये इसको इस जगह से हटा देता हूं। ये जो आपने आर वेक्टर देखा, इस आर वेक्टर का एक पोर्शन मैग्नीट्यूड तो निकल आया, अभी हमको डायरेक्शन देखना है। तो मैग्नीट्यूड बेटा कितना निकला था? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो निकला था। बोलो भाई
ये क्या निकला इसका? मैग्नीट्यूड निकला। क्या निकला बेटा? मैग्नीट्यूड। अब अगर बेटा हम इसका डायरेक्शन देखेंगे, क्या देखेंगे? डायरेक्शन यहां लिख दो, ये आया मैग्नीट्यूड आया, किसका आया? आर वेक्टर का। अब इसका डायरेक्शन देखो बेटा, अगर मुझे डायरेक्शन देखना हो तो देखो, अब वापस से ट्रायंगल लो, वाई एक्स ओ इन ट्रायंगल वाई एक्स ओ, ये बीटा है ना, तो tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू वाई ओ, तो वाई ओ की वैल्यू क्या है? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन बेस क्या है? एक्स ओ, एक्स ओ की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी कॉस थीटा। ये tan बीटा की वैल्यू है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? tan इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा ना, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये क्या निकला बेटा? ये डायरेक्शन निकला है। क्या निकला है आपका? डायरेक्शन निकला है। किसका? आर वेक्टर का। तो आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आया क्या बेटा आपका? डायरेक्शन। किसका? आर वेक्टर का। किसका आया? आर वेक्टर। इतनी बात समझ में? ये था आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या था? वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ। अब इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बेटा पैरेललोग्राम लॉ पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पैरेललोग्राम लॉ। अब ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? सेकंड हमारा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो मैं क्या यहां पे कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको फिगर दिखा दूं कि पैरेललोग्राम बनता कैसे है। देखो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम, इसको मैंने नाम दे दिया x y z p नाम दे दिया। ठीक है, जहां पे बहुत ध्यान से समझना, जहां पे बेटा ये जो px होता है वो zy के पैरेलल होता है। क्या होता है? ये zy के पैरेलल भी होंगे और क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक, उसी तरीके से xy जो है वो pz के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अब यहां पे ध्यान से देखना, जो px की वैल्यू होगी, मान लो px की वैल्यू है इसको बोलो u यूनिट है। कितनी यूनिट है? u यूनिट। तो इसकी भी जो वैल्यू होगी zy की वो क्या होगी? u यूनिट होगी। मेरी बात समझ में आई? इसी तरह ये जो xy है इसकी यूनिट मान लो o यूनिट है, तो बेटा pz की भी क्या होगी? o यूनिट होगी। वैल्यू पैरेलल और इक्वल। बहुत ध्यान से समझना। एक चीज और, जो यहाँ पे px है बेटा, px और pz को, इनको हम बेटा एडजेसेंट साइड कहते हैं। कौन सा कहते हैं? एडजेसेंट साइड कहते हैं, बगल वाली, पड़ोस वाली साइड कहते हैं। इसी तरह px xy एडजेसेंट हो जाएंगे, लेकिन बेटा xy pz एडजेसेंट नहीं है, ये पैरेलल है। इसी तरीके से pz और zy एडजेसेंट होंगे। मेरी बात समझ में? लेकिन px और zy एडजेसेंट नहीं है, ये क्या है? पैरेलल है। तो एडजेसेंट साइड समझ ली आपने, और आपने एडजेसेंट साइड के साथ ये भी समझ लिया सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर क्या होता है। ध्यान से समझना बेटा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? वो ये कहता है कि मान लो आपके पास दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर है बेटा a वेक्टर दिया गया और b वेक्टर दिया गया। इन दोनों वेक्टर्स को आपको ऐड करना है। तो देखो क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ? पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स
कोई दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हों, मान लो ये हो गया ए वेक्टर, क्या हो गया ए वेक्टर। अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हों अपोजिट ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में। ये देखो बी वेक्टर, देखो ये पैरेललोग्राम की पहली साइड ये बना दी, ये पैरेललोग्राम की दूसरी साइड ये बना दी, एडजेसेंट है दोनों, बोलो हाँ है। तो पैरेललोग्राम क्या कहता है वेक्टर एडिशन का, अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें अपोजिट ऑर्डर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ, तो बेटा इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से निकलेगा। ये है पैरेललोग्राम का डायगोनल, इसको हम डायगोनल कहते हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो कहां से निकलेगा, वो डायगोनली निकलेगा। कैसा निकलेगा, डायगोनली निकलेगा। इसको हमने आर वेक्टर बोल दिया। कोई कंफ्यूजन, कहां से निकलेगा, डायगोनली निकलेगा। अब इसका बेटा हम लोग एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे। देखो अच्छा ये कैसे लग रहा है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कैसे है, जैसे इससे पहले मैंने एग्जांपल नहीं बताया था, ये बेटा एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का F1 वेक्टर और एक ये जा रहा है 20 न्यूटन का F2 वेक्टर। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, देखो A वेक्टर ये B वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट कहां से जाएगा, B से जा रहा होगा ना डायगोनली। देखो पैरेललोग्राम लॉ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इन दोनों को ऐड करने के लिए। बात समझ में आई। अब ये R की वैल्यू क्या होगी, हम लोग इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना, जैसे आपने वेक्टर लॉ में किया है वैसे ही आप लोग यहाँ इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लाइन मिला देंगे। देखो कैसे, इसको पैरेललोग्राम बनाना है, तो ये ऐसे करके हमने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक, और ये वेक्टर यहां तक रखो। ये ऐसे करके हमने इसको मिला दिया, ठीक है। इसकी नेमिंग अभी कर देंगे, ये हमने ऐसे कर दिया, इसकी नेमिंग कर देते हैं। इसकी नेमिंग ऐसे कर दो, इसको कर दो O, इसको कह दो Z, इसको कह दो P और इसको कह दो X, इस पॉइंट को कह दो। इतनी बात समझ में आ रही, कोई कंफ्यूजन। अब देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड किया और ये यहाँ पे इसको ऐसे करके यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया और इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ये यहाँ पे मिल गया। इसको हमने, ये x पॉइंट था यहाँ पे, इसको हमने m पॉइंट कह दिया। कौन सा पॉइंट कह दिया, m पॉइंट। बहुत ध्यान से बेटा देखना, अगर OZ की वैल्यू देखो, OZ की वैल्यू क्या है, B मैग्नीट्यूड, तो XP की वैल्यू भी क्या होगी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है और इक्वल है ना। तो जो वैल्यू OZ की होगी वही वैल्यू क्या होगी, XP की वैल्यू होगी। तो मैं इसको भी तो B वेक्टर लिख सकता हूं, बोलो हाँ ना, ये भी तो B वेक्टर हो गया। ये हो गया 90 डिग्री, ये एंगल थीटा बोल दिया, कितना बोल दिया, थीटा। और जो ये रिजल्टेंट है ये A वेक्टर से कितना बना रहा है, बीटा डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है बेटा, बीटा डिग्री बना रहा है। यहां तक समझ में आया। चलो बिल्कुल सेम ट्रायंगल में जैसा यूज किया था वही हम इसमें यूज करेंगे। अब देखो हमने लिया ट्रायंगल इन ट्रायंगल XPM, XPM, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है। XP की वैल्यू कितनी है, XP की वैल्यू है B, कितनी है, B। तो मुझे ये PM यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू, XM यानी बेस की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे XM निकालना होगा बेस, तो हम क्या यूज करेंगे, cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू है XM, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और हाइपोटेनस की वैल्यू B दे रखी। तो यहां से XM की वैल्यू क्या आ जाएगी, XM की वैल्यू आ जाएगी, B इधर चला जाएगी तो B cos थीटा आ गई। बोलो पाएगा, कोई कंफ्यूजन। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं,
अब इस ट्रायंगल में हम लोग परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने हैं, तो जब परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने हैं तो क्या निकालते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमको निकालना है जिसकी वैल्यू है पीएम और हाइपोटेनस की वैल्यू है बी। पीएम की वैल्यू निकालनी है तो पीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, बी साइन थीटा। कोई कंफ्यूजन? तो आपको ये एक्सएम पता चल गया, आपको पीएम पता चल गया। अब अगर आप पूरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल OPM, OPM में बेटा पीएम की वैल्यू किसके इक्वल है, पीएम की वैल्यू है बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर है। और ओएम की वैल्यू किसके इक्वल, तो देखो बेटा ओएम किससे मिलके बना, OX प्लस XM से, OX प्लस XM से। OX की वैल्यू कितनी है, A वेक्टर नहीं लोगे, हम मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं, तो कितनी है A प्लस XM की वैल्यू कितनी है, B cos थीटा, ये आपने निकाल लिया। और OP की वैल्यू कितनी है, OP की वैल्यू है R, क्या है R। तो अगर आप इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस की वैल्यू आपको निकालना है तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू है R तो R स्क्वायर, परपेंडिकुलर PM है, PM की वैल्यू है B साइन थीटा, तो आ जाएगा B साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बेस OM है, OM की वैल्यू है A प्लस B कॉस थीटा, तो आ जाएगा A प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको ओपन करेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखो A स्क्वायर यहीं पे लिख दिया, अब ध्यान से देखना B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से B स्क्वायर कॉमन कर लो, अंदर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस ये B स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 2AB कॉस थीटा। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। बेटा ये क्या आया, ये मैग्नीट्यूड आएगा, क्या आया मैग्नीट्यूड, किसका, रिजल्टेंट का, किसका बेटा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया। इसमें कोई कंफ्यूजन, बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आपका रिजल्टेंट आ गया। अब क्या आपको निकालना है, तो ये जो R था, इस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आ गया, अब इस R वेक्टर का डायरेक्शन देख ले। तो डायरेक्शन देखने के लिए वापस से देखो बेटा, वही ट्रायंगल वापस से लो, इन ट्रायंगल OPM, बीटा की वैल्यू निकाल लो तो डायरेक्शन मुझे पता चल जाएगा। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर PM की वैल्यू कहाँ चली गई, ये B साइन थीटा, B साइन थीटा अपॉन बेस OM की वैल्यू A प्लस B कॉस थीटा। तो यहां से अगर बीटा निकालूंगा तो tan उधर जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, तो tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ये क्या निकला बेटा, R वेक्टर का डायरेक्शन निकला। क्या निकला बेटा, R वेक्टर का डायरेक्शन निकला। इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन? तो ये था बेटा आपका क्या, वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ, और वो था वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ, जिसमें आपने दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखा। इसी को बेटा हम कंपोजिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना, और उस दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करके जो सिंगल वेक्टर हम बनाते हैं उसी की वैल्यू आपको इसमें पता चलेगी। मेरी बात समझ में? इसके बाद अगला आता है पॉलीगन लॉ आता है। क्या आता है, पॉलीगन लॉ।
अच्छा, ये ट्रायंगल लॉ जो है और जो पैरेललोग्राम लॉ है वेक्टर एडिशन का, इसमें हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करना देखते हैं। इसको मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि ये डेरिवेशन आपको समझ में आ सके, है ना। तो चाहे ट्रायंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो, इसमें हम दो दो वेक्टर्स को ऐड करना देखते हैं। देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, दो वेक्टर्स को ऐड करना देखते हैं। लेकिन मान लो किसी बॉडी में दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर्स हो रहे हो, तो हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे, मतलब कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए बेटा हम लोग जो यूज करते हैं वो पॉलीगन लॉ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? पॉलीगन लॉ। अब ध्यान से समझो पॉलीगन लॉ, यहां इसको हम आपको पॉलीगन लॉ समझा देते हैं। देखो, थर्ड हमारा हो गया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर वेक्टर एडिशन। अब ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? जब कई वेक्टर्स दिए गए हों, जब कई वेक्टर्स पॉलीगन के ओपन साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? पॉलीगन के कई साइड्स को, मतलब ओपन साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो सेम ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? सेम ऑर्डर में। देखो कैसे, मान लो एक वेक्टर है ये गया ए वेक्टर गया, क्या गया? ए वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर बेटा ये गया, इसको हमने कहा बी वेक्टर कहा, ठीक। एक वेक्टर गया ये, इसको हमने क्या कहा बेटा? सी वेक्टर कहा। अब ये सब सेम ऑर्डर में है कि नहीं है? सेम ऑर्डर में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, अच्छा ये ओपन है, क्या है? ओपन साइड, अभी क्लोज थोड़ी हुई, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पॉलीगन के क्लोज्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? क्लोज्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा किसमें? अपोजिट ऑर्डर में। किसमें? किस ऑर्डर में बेटा? अपोजिट ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो है ना। और ये होगा कैसे? देखो, यहां पे भी ट्रायंगल लॉ आएगा। देखो कैसे, अगर मैं इस वैल्यू को मुझे निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये ए वेक्टर ले रहा हूं ऐसे करके, ये मैंने ए वेक्टर लिया और ये मैंने ले लिया बी वेक्टर ले लिया। क्या ले लिया? बी वेक्टर। अच्छा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा ना, R1 वेक्टर। बोलो है ना, ये रिजल्टेंट आएगा ना। इस R1 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई? यहां पे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये ब्लैक पेन से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये आ गया R1 वेक्टर, आ गया क्या? आ गया R1 वेक्टर। अब ध्यान से देखो, अब क्योंकि आप ये फिगर ऑलरेडी आप बना चुके हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस फिगर का, क्योंकि अब मैं इसको रब करने वाला हूं। अब मैंने क्या किया, मैं इसको हटा दिया मैंने। अब क्या बचा? अब ये R1 वेक्टर बचा और C वेक्टर बचा, तो ये ऐसे करके बचा। ये हो गया बेटा R1 वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया बेटा मेरा? C वेक्टर हो गया। क्या हो गया? C वेक्टर। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो ये है, इसको हमने R वेक्टर बोला। क्या बोला? R वेक्टर। यही तो हमको निकालना है। तो इस R वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर, और R1 वेक्टर की वैल्यू क्या है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस ये C वेक्टर। तो ये R वेक्टर की वैल्यू क्या है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। ये क्या था? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है, इफ n numbers या more than numbers of vector is being represented by the open side of polygon in same order, then their resultant is being represented by the closed side of polygon in opposite order। यहाँ देखो ऐसे करके बना था ना, ये A वेक्टर था, ये B वेक्टर था, ठीक है। देखो
पॉलीगन का ए वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, सेम ऑर्डर में पॉलीगन की ओपन साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पॉलीगन की क्लोज साइड से रिप्रेजेंट होगा। किस ऑर्डर में? अपोजिट ऑर्डर में। तो बेटा आज हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा? इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने जाना कि कंपोजिशन ऑफ वेक्टर में कौन कौन से लॉज आते हैं। ट्रायंगल लॉ आता है, पैरेललोग्राम लॉ आता है और पॉलीगन लॉ आता है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, पढ़ेंगे कि कैसे वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। क्लास 12th में इन टॉपिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछिएगा। उस प्रॉब्लम को मैं अगले वीडियो में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। थैंक यू बेटा।